कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हरियाणा दिल्ली सीमा पर सिंधु बॉर्डर पर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ किसानों से मिलने पहुंचे। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ में थे। केजरीवाल ने किसानों से मुलाकात करके वहां की सुविधाओं का जायजा लिया और किसानों से कहा कि उनकी सरकार किसानों की सेवादार है। केजरीवाल ने किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार किसानों की सेवादार है। उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा और उनकी मांगें जायज़ हैं, मैं और मेरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। केजरीवाल ने कहा कि किसानों का आंदोलन शुरू होने के वक्त दिल्ली पुलिस ने हमसे 9 स्टेडियम को जेल में बदलने की इजाज़त मांगी थी। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, लेकिन मैंने अनुमति नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद का भी समर्थन किया है। केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं। वे सिंधु बॉर्डर पर किसानों के लिए किए गए सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। सेवा करें तो मैं आज सारी सुविधाओं का जायजा लेने आया। यहाँ पे ये टॉयलेट्स हैं, ये मैं देखा साफ़ सफाई ठीक है। उधर पानी की व्यवस्था है, बता रहे अंदर तक पानी जा नहीं पा रहा, तो आज ये मोटर वगैरह और पाइपलाइन लगा के अंदर पानी ले जाएंगे। उधर रहने की भी व्यवस्था देखी, किचन भी देखी, एम्बुलेंस भी देखी। सारे कार्यकर्ता, सारे ऑफिसर्स सेवा में लगे हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जल्द से जल्द समाधान। आम आदमी पार्टी कल बंद का समर्थन भी किया है, क्या इस तरह आम आदमी पार्टी कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश के अंदर सब लोग इसमें शामिल हों। मैं पूरे देश के लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग इसमें शामिल हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के अध्यक्ष संजय त्रवाल ने कहा कि हमें बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर निरंतर चलना होगा। अगर हमें अपने समाज की तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की चाहिए तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा का संकल्प भी आज के दिन करना होगा। उन्होंने कहा कि आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सभी उनके द्वारा दिए गए मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का पालन जरूर करना होगा, वरना हमारी पहचान समाज, शहर और देश से गायब हो जाएगी। इस अवसर पर समिति के सदस्य हरीश सोनी ने कहा कि हमारी तरक्की का रास्ता बाबा साहब के बनाए गए मार्ग पर चलकर ही संभव है। अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि 129वीं हम मना रहे हैं। वैसे तो हमारे लिए बड़ा दुख का सौभाग्य है ये, आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, मगर देश का संविधान लिखने वाले हमारे समाज में से एक हुए हैं भीमराव अंबेडकर जी। हमारे लिए गर्व की भी बात है जिन्होंने देश का संविधान लिखा। मैं संजय तिरवाल इस भीमराव युवा संगठन समिति का अध्यक्ष हूँ। ये सारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं भीमराव अंबेडकर संगठन समिति के। आज इसके हमने पुण्यतिथि मनाई है भीमराव अंबेडकर जी की, और मैं जो हमारे बाबा साहब ने हमें मार्ग दिखाया, हमारे समाज को मार्ग दिखाया, हमारे लिए गर्व की बात है। शिक्षित बनो, शिक्षा बनो और हमें सही मार्ग पे चलाने की दिशा दिखाई। हमारे बीच में से एक ऐसे नागरिक निकल के गए। हम गर्वशाली हैं बहुत, हमारा समाज गर्वशाली है। सब लोग यहाँ खड़े हैं काशीपुरा मोहल्ले भीमराव अंबेडकर समिति की तरफ से आज हमने पुण्यतिथि मनाई। धन्यवाद। जिले में हर्ष फायरिंग थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लगातार जिले में शादी समारोह या अन्य समारोह में युवक तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शादी समारोह में असला लहराने और हर्ष फायरिंग का ये वीडियो जौनपुर जिले की सागंज कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें कई लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं। उसी दौरान डांस कर रहे 2 युवक असला निकालकर लहराने लगते हैं। कहने को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जौनपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी मौजूद है,
लेकिन तमंचा लहराने वालों पर कब कार्रवाई होगी और होगी भी या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस को सोमवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर के शंकरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि उनके पास से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पकड़े गए संदिग्धों के आतंकी संगठन से लिंक जुड़ते दिख रहे हैं। चक्र से सम्मानित बलविंदर सिंह की अक्टूबर में हत्या कर दी गई थी। वे भिखीविंड में रहते थे। अचानक कुछ लोगों ने घरों में घुसकर फायरिंग कर दी। इससे बलविंदर की मौत हो गई थी। बलविंदर सिंह ने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में बहादुरी से आतंकवाद का मुकाबला किया था। उन पर 42 बार आतंकियों ने हमला किया था। इसके लिए उन्हें परिवार समेत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी नार्को टेररिज्म से जुड़े हैं। 5 का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये किस आतंकी संगठन के हैं। बताया ये जा रहा है कि पकड़े गए संदिग्ध किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे। हाथरस गैंगरेप कांड में अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। 4 आरोपियों को गुजरात से लाकर फिर अलीगढ़ जेल में बंद कर दिया। 4 को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुजरात के गांधीनगर से अलीगढ़ लाया गया। 4 का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए गुजरात भेजा गया था। आपको बता दें कि हाथरस कांड के 4 आरोपी घटना के बाद से अलीगढ़ जेल में बंद हैं। मामले की जांच CBI कर रही है। भूलगढ़ी गांव से लेकर JN मेडिकल कॉलेज और जिला जेल सहित कई जगह CBI जांच कर रही है। घटना की तह तक पहुंचने के लिए पीड़ित और आरोपी परिवार का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी टीम की ओर से की गई थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने नार्को टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। वहीं पुलिस ने अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने का निर्णय लिया। उन पर 4 को बिना देरी किए 22 नवंबर को जिला जेल से निकालकर गांधीनगर यानी कि गुजरात ले जाया गया, जहां 4 का ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। ये प्रक्रिया करीब 10 से 12 दिनों तक चली। इसके बाद 4 को करीब 15 दिन बाद फिर अलीगढ़ कर आजमगढ़ के पास पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा गोद लिए गए गांव तमोली में बीती देर रात घर में भीषण आग लग गई। ठंड के चलते घर के सभी लोग घर में अंदर सो रहे थे। तभी घर के पीछे धुआं और लपट उठते देख घर के बच्चों ने शोर मचा दिया। जब तक ग्रामीण इकट्ठा हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों ने आनन फानन में आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद देखा गया तो 5 भैंसें बुरी तरह झुलस चुकी थी। वहीं 4 भैंसें जलकर मर चुकी थी। सभी लोग बेजुबान जानवरों की इतनी दर्दनाक मौत देखकर परेशान थे। पहले ही लॉकडाउन में नुकसान की मार झेल रहे किसान लाखों के नुकसान से बेहद परेशान थे। किसान ने बताया कि दूध बेचकर ही उनका गुजारा होता था, लेकिन इस आपदा के बाद उनका ये सहारा भी खत्म हो गया। वहीं सूचना पर पशु चिकित्सा प्रभारी मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और घायल पशुओं का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा उपजिलाधिकारी को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग द्वारा पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ मुआवजा दिया जाएगा। रात में जो न तो उसमें बांधे थे, धुइहर किया गया था और उसी में कोई करने से लग गई। कई भैंस मरी है आपकी? 4 थे 5 थे।
एक नहीं, एक तो जिंदा है, 4 मरे, एक घायल है। हाँ, एक घायल है, वो मरने की स्थिति में है। फायर ब्रिगेड को सूचना दिए थे? हाँ, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आई थी रात में? हाँ, आई थी। कै बजे जाम लगा था, वो कहीं 7 बजे, 7:15 बजे हाँ, 7:15 बजे आई थी, 6:30 बजे करीब आग लगी थी और जाम लगा था, इसलिए वो आने में लेट हो गया। और डॉक्टर साहब आए हैं तो फिर हाँ, डॉक्टर साहब, लेखपाल को भी तुरंत सूचना हुई, लेखपाल साहब भी आए थे और डॉक्टर साहब भी थे। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में फरार तीनों बदमाश 24 घंटे से पहले ही पुलिस की गोली से घायल होकर शिकंजे में आ गए। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, 2 बदमाश फरार हो गए। शाम तक पुलिस फरार बदमाशों को जंगल में तलाशती रही। 3 बदमाशों ने लूटपाट करने का प्रयास किया था। लूट में असफल होने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसके चंद घंटे बाद ही इन बदमाशों ने शिवालंका रोड पर पेट्रोल पंप पर तमंचे की नोक पर कर्मचारियों से 26,000 रुपये लूट लिए। तीनों बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग भी की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लूट की घटना के बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। रविवार को पुलिस नहर पटरी पर खंदरावली के निकट चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को कार में 5 युवक दिखाई दिए। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने कार का पीछा किया। बदमाश कार छोड़कर ईख के खेत में घुस गए। पुलिस ने खेत की घेराबंदी कर ली। सूचना मिलते ही एसपी कई थानों का फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। एसपी ने अनाउंस करके खेत में छिपे बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने मौके से 2 तमंचे बरामद किए हैं। आजमगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक आलू से लदा ट्रक पलटने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जी हां, यह पूरा मामला सिधारी थाना क्षेत्र का है, जहां आलू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर नोबेल हॉस्पिटल के पास मड़ई गोमटी में चाय बिस्कुट की दुकान में जाकर टकरा गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जो कि अपनी आजीविका चलाने के लिए चाय बिस्कुट की दुकान चलाती थी। जबकि मृतका का पति मदन राजभर बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल मदन राजभर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं ट्रक चालक मौका पाकर फरार हो गया, जिसके खिलाफ थाना सिधारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सिधारी थाना क्षेत्र के पास 4:30 बजे हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई तो वहाँ एक झोपड़ी में एक ट्रक घुस गया है। तो मौके पे जाने पे देखा गया कि एक महिला अनीता नाम की हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो उसकी डेथ हो गई। पति जो 9 हॉस्पिटल में यहाँ पे आपने बात की क्या स्टेडियम को जेल में कि उसका आपको फरार हो गया था, उसकी तरफ से गिरफ्तारी हो जाएगी। किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में तो यूपी में इसके समर्थन में समाजवादी पार्टी आज प्रदेश भर में किसान यात्राओं का आयोजन कर रही है। पुलिस ने प्रदेश भर में सपा नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया है। वहीं कई पूर्व मंत्रियों समेत सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। यहाँ तक कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए। वाराणसी, औरैया जनपद, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर, मेरठ सहित कई जिलों में सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। कन्नौज में किसान यात्रा निकालने की जिद पर अड़े सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। समाजवादी पार्टी का पहले से कार्यक्रम तय था, किसान मंडी से लेकर के किसान बाजार तक
किसान यात्रा करने का फैसला हुआ था और ये किसान यात्रा उन तमाम किसानों के समर्थन में थी, तमाम किसानों के समर्थन में थी जो उत्तर प्रदेश के किसान और दिल्ली में जिस तरीके से सभी किसान एकजुट होकर के मांग कर रहे हैं कि उनकी आय बढ़ाने का कानून लाया जाए और जो दिल्ली ने कानून लाने का काम किया है उससे उनकी खेती और उनकी पैदावार की लूट हो जाएगी। और अगर ये कानून किसान नहीं चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आखिरकार क्यों जिद कर रही है इस कानून को लागू करने के लिए? कहीं न कहीं कॉरपोरेट हाउस या बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे किसानों की लूट हो सके। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपने आय दोगुनी करने का वादा किया था तो किसानों को लूट और किसानों की पैदावार की लूट के लिए ये योजना क्यों बनाई? सरकार अपने कार्यक्रमों में कभी कोरोना का बहाना नहीं करेगी, लेकिन विपक्ष अगर कोई बात अपनी रखता है, विपक्ष के कार्यक्रमों को रोकने के लिए तो कोरोना है, लेकिन सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों के लिए कोई कोरोना नहीं है। किसान की बड़े पैमाने पर लूट हुई है। उत्तर प्रदेश के किसान धान कहां लेकर के जाएं? धान की समर्थन मूल्य है वो कहां मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी बताए। किसान ने जो मक्का पैदा की थी उस मक्के की बड़े पैमाने पे लूट हो गई। अभी भी उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का पैसा बकाया है। आखिरकार धान, मक्का, गन्ना की जो कीमत नहीं दे सकते वो क्यों आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार दोपहर उत्तर प्रदेश के आगरा में वर्चुअल तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले तक परियोजनाओं की घोषणाएं तो हो जाती थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा इस पर विचार नहीं किया जाता था। लेकिन बीते 6 साल में परियोजनाओं के साथ इसकी लागत पहले आंकी जाती है, इस पर ध्यान दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि आज देश के 27 शहर मेट्रो से जुड़े हुए हैं। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए की रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ वो इस सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। 2014 तक देश में लगभग 225 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। साल 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में ऑपरेशनल है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेज गति से काम भी चल रहा है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग अलग चरणों में है। यूपी की ही बात करें तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का 7वां शहर है
और इनके बीच एक और बात बहुत विशेष है। देश में सिर्फ मेट्रो रेल नेटवर्क ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आज मेट्रो कोच भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। यही नहीं, जो सिग्नल सिस्टम है उसका भी पूरी तरह से भारत में ही निर्माण हो, इस पर भी काम चल रहा है। यानी अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से ट्रैवल टूरिज्म में भारत दुनिया में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में इसी इंडेक्स में 65वें नंबर पर था। जैसे कोरोना की स्थिति बदल रही है, वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री की रौनक लौटेगी। पीएम ने एक बार फिर दोहराया कि कोरोना की वैक्सीन आने में अब ज़्यादा देर नहीं है, लेकिन इससे एहतियात बरतना नहीं छोड़ना है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इस पर